नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। झारखंड के छात्र से लेकर बिहार के शिक्षक तक, कहीं नौकरी चोरी तो कहीं पर्चा लीक तो कहीं एग्जाम की तारीख आती नहीं। देश का युवा जब तक सड़क पर आए ना तब तक सरकार सुनती क्यों नहीं। झारखंड हो या बिहार हो, कहानी एक ही है। जो वादा होता है वो निभाया नहीं जाता। बिना पारदर्शिता के कोई एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं होता। ये जो एग्जाम हो भी जाए तो फिर नौकरी है कि वो मिलती नहीं, वो अधर पर लटकी रहती है। और अगर नौकरी मिल गई है तो फिर आगे की जो परीक्षा की तारीख है वो आती नहीं। यूं अपना अधिकार मांग रहा है, मांगता रहता है, रह रहकर सड़क पर उतरता रहता है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ पहले छात्रों ने हुंकार भरी। सोरेन सरकार झुकी भी। छात्रों की 99% मांगों को स्वीकार कर लिया गया। सोरेन सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए। 6 एग्जाम को स्थगित भी कर दिया गया। छात्रों का आंदोलन 60 दिन के लिए स्थगित भी हो गया। अभी हेमंत सोरेन ने राहत की सांस ली ही थी कि करीब 4400 युवाओं की सरकारी नौकरी पर फिर तलवार लटक गई। सरकारी बाबू से बेरोजगार हो गए छात्र अब हाईकोर्ट का रास्ता देख रहे हैं। दूसरी तरफ है बिहार, जहां टीचर भर्ती परीक्षा को लेकर डबल प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तरफ स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे। राजभवन तक उन्होंने मार्च निकाला। तेजस्वी यादव के प्रोटेस्ट से पहले ही सम्राट चौधरी सरकार ने टीआरई 4.0 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 32,388 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए 1 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू करने की तारीख आ गई। लेकिन सवाल यह है कि जब टीआरई 4 की भर्ती के लिए तारीख आई तो फिर प्रदर्शन से मिला क्या? क्या तेजस्वी यादव छात्रों के कंधे पर AK-47 रखकर अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशना चाहते हैं? तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा, विस्तार से होगी बात। लेकिन पहले एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। आज पटना की यह तस्वीर है। तेजस्वी यादव जो कि बिहार में नेता विपक्ष हैं, आज उन्होंने राजभवन तक मार्च निकाला। इस मार्च में आप देखिए तेजस्वी यादव ने ताकत दिखाई। वाटर कैनन का उन्होंने सामना किया, जमकर खींचातानी हुई। अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा होते हुए राजभवन तक का यह प्रोटेस्ट था। आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही मार्च इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंचा तो पुलिस ने मार्च को रोक दिया और इसी दौरान तीखी झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। तेजस्वी यादव खुद बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आए, वाटर कैनन के सामने प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। हमारे संवाददाता सहयोगी नीतीश चंद्र वहीं पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। यहाँ देखिए किस तरह से वो पानी की बौछारें फेंकी जा रही है। तेजस्वी यादव खुद यहाँ आ गए हैं। ये देखिए लगातार जो है अपील की जा रही है कि यहां से नीचे उतर जाए। तेजस्वी यादव खुद यहां पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव खुद यहां पर पहुंच गए हैं। यहां देखिए पानी से भीगे हुए तेजस्वी यादव पूरी तरह से पानी से भीग चुके हैं। आरजेडी सांसद संजय यादव उनके ठीक बगल में है और लोक भवन मार्च जो है वो इनकम टैक्स चौराहे तक पहुंच गया। एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल सीधे तेजस्वी यादव के ऊपर। आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। ये सीधी तस्वीरें पटना के इनकम टैक्स चौराहे की हैं और तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं। संजय यादव भी साथ नजर आ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद, और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि डाक बंगला चौराहे तक मार्च जाएगा, वहां लोग रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मार्च बढ़ता हुआ इनकम टैक्स चौराहे तक आ गया। और यहाँ जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, पूरे रास्ते को सील कर दिया था, ऐसे में अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए पूरी तरह से तेजस्वी यादव के सिर पर पानी दिख रहा है। तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ इस मार्च में है और यहाँ बैरिकेडिंग को लगातार ऊपर आने की कोशिश की जा रही है और पानी की बौछारें बढ़ाई जा रही हैं। चारों तरफ पानी की बौछारें बढ़ाई जा रही हैं। तमाम पुलिसकर्मी, अधिकारी, हर कोई पानी में भीगा हुआ।
अब तस्वीर आपके सामने है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद आरजेडी के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेडिंग पर ही बैठ गए। इस दौरान पुलिस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई। तेजस्वी यादव के समर्थकों ने बैरिकेड को तोड़ दिया, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूरे रास्ते को इस तरह से सील किया गया कि दूसरी तरफ आना बहुत, लेकिन ये देखिए बैरिकेडिंग टूट गई है, ये बैरिकेडिंग टूट गई है, बैरिकेडिंग टूट गई है, इनकम टैक्स की बैरिकेडिंग भी टूट गई है। और अब यहां से छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ से बढ़ रहे हैं। ये आरजेडी दफ्तर का रास्ता है और यहां पर भी अब पुलिस के साथ जोरदार धक्का मुक्की हो रही है। आप देखिए तेजस्वी यादव खुद यहां पर हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए। पटना में भारी बवाल, काफी हंगामा, क्योंकि तेजस्वी यादव यहां देखिए किस तरह से पुलिस उनको अब ले जा रही है अपने साथ, पुलिस अपने साथ ले जाना चाह रही है। चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि किसी भी तरह से पुलिस उनको पकड़ ना सके और इसलिए देखिए तेजस्वी यादव अब इनकम टैक्स से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए लगातार यहां पर जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। आगे बढ़ते, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, हम लोग को जानते, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है तेजस्वी यादव को। जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ आ गए, लेकिन एक बार फिर पुलिस उनको उस तरफ ले जा रही है, बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ। और अब उनको गिरफ्तार यहां एक बस में ले जाया जा रहा है। आप देखिए बस में ले जाया जा रहा है। आइए, बस में ले जाया जा रहा है तेजस्वी यादव को। इसी बस में तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है और अब उनको यहां से ले जाया जाएगा। अब देखिए तेजस्वी यादव के इस मार्च के दौरान एक डमी AK-47 भी थी, वो तस्वीर भी आपको दिखा दूं। आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में डमी AK-47 लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आरजेडी के राजभवन मार्च में AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये देखिए एक डमी AK-47 है और लिखा हुआ है पुलिस। जिस तरह से सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और ये दो पुलिस की वर्दी में AK-47 लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस की वर्दी भी है और AK-47 भी है। ये इसलिए हम नाट्य उत्पादन के माध्यम से दिखाना है जो सिवान में हुआ था छात्रों पे, ताकि आगे चल के ऐसा ना हो। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये बिहार में स्टूडेंट अपना हक मांग रहा था सिवान में, तो उस पे लाठीचार्ज AK-47 चला दिया गया था। इसीलिए हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि AK-47 बॉर्डर पे चलाया जाता है, ना कि स्टूडेंट पे चलाया जाता है। अच्छा, कहाँ से बनवाया? जी ये हम लोग कलाकार हैं, स्टूडेंट हैं, तो दिए गए थे बनाने के लिए ऑर्डर। पूरे मार्च में इसको लेकर जाएंगे? जी। कोई डरेगा तो नहीं? नहीं, ये डमी है सर। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, सरकार को सिर्फ जगाना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो डमी AK-47 ही सही, लेकिन सरकार को जगाने के लिए ये खिलौने वाली AK-47 भी आज कार्यकर्ताओं के हाथ में थी, छात्रों के हाथ में थी। वो कह रहे हैं कि हम सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चर्चा को शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधर में। राजीव जेटली जी बीजेपी की ओर से, जेडीयू की ओर से सत्यप्रकाश मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। जेएमएम की ओर से धीरज दुबे जी, जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। पहला सवाल तो इस वक्त चूंकि स्टूडियो में आप हैं मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इसलिए पहला अवसर आपको। आज इस वक्त सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छात्र अगर सड़क पर आ रहा है,
अगर परीक्षा में धांधली हो रही है, अगर पर्चा लीक हो रहा है, अगर एग्जामिनेशन की तारीख सही समय पर नहीं निकल रही है, तो विपक्ष के पास एक मौका है। उसी मौके को भुना रहे हैं तेजस्वी यादव भी। बिहार में मसला अलग है। वो TRI 4 को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन हो गया है। देश में यदि परीक्षा लीक को लेकर कुछ हुआ तो उसके खिलाफ सरकार ने एक कड़ा कानून और कड़ी व्यवस्था करने की दोनों सदनों से उसको पास किया है। देखिए, किसी भी की सरकार हो, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की सरकार हो, चाहे सत्ता पक्ष में जो केंद्र में NDA की सरकार है वो हो, किसी भी सरकार में किसी भी छात्र के प्रति कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो उस व्यवस्था को शर्मसार करता है। उसके लिए NDA प्रतिबद्ध है। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने छात्रों से बात करी। धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा उनका मांग था, वो भी स्वीकार किया और अब तक का सबसे मौजूदा कठोर कानून लेकर आए। पहले कभी पेपर लीक के खिलाफ कानून भी नहीं था मीनाक्षी जी, तो अब पेपर लीक के खिलाफ एक कड़ा कानून है, व्यवस्था है। NTA को सुधारने के लिए भी केंद्र सरकार ने उसमें बहुत परिवर्तन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला विचाराधीन है। जब झारखंड का सवाल है, बहुत देर से ही सही वहां की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और छात्रों की मांग को माना। बिहार में तो मांग तुरंत मान ली गई और TRI का नोटिफिकेशन हो गया है। अब उनकी कुछ और भी मांगे हो सकती हैं, हो, लेकिन एक सवाल उठता है, कौन उसको नेतृत्व दे रहा है? वो व्यक्ति जिसने नौकरी के बदले जमीन खाया है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं? वो व्यक्ति जो हमेशा उनकी सरकारों में न जाने कितने तरह के, प्रोफेसर का एक घोटाला हुआ था, 2000 सीट था, उस पर अभी नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार छात्रों के किसी भी जायज मांग के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध है और उनके जो भी व्यवस्था उनको देने के लिए सरकार के पास कदम होंगे, सरकार उस कदम को जरूर तो विपक्ष उठाएगी। को सड़क पर क्यों आना पड़ता है? देखिए, सड़क पर आना लोकतंत्र में AK-47 क्यों उठानी पड़ती देखिए, है? लोग उसको भी सस्पेंड किया गया है। जिस व्यक्ति ने हवाई फायरिंग की है AK-47 से, वो एक वहां कांस्टेबल थे, उनका कहना हम घिर गए थे और ये बातें सुप्रीम कोर्ट तक बताई गई है। लोकतंत्र में लाठी तंत्र नहीं होता है, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि वहां पर पथराव हो जाए, झगड़ा होने लगे, तो वहां पर पुलिस एक साधारण बल का प्रयोग करती है। लेकिन मैं बल प्रयोग के निजी तौर पर बहुत खिलाफ हमेशा रहता हूं लोकतंत्र में, क्योंकि मैं मानता हूं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन लोकतंत्र का आभूषण है। इसके बिना लोकतंत्र और बहुत सींचा नहीं जा सकता। लेकिन राजीव जेटली जी, अगर विपक्ष ये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करेगा तो उसके ऊपर सरकार वाटर कैनन जरूर चला देगी, जो इस वक्त तेजस्वी यादव के इस प्रदर्शन में दिखाई दिया। अरे भाई, छात्रों की ही तो मांग उठा रहे थे, व्यवस्था की ही तो बात कर रहे थे, क्या गलत कह रहे थे? क्यों उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया? मीनाक्षी की बात को समझिए। जेनजी एक विचार है, जेनजी कोई कैरेक्टर नहीं है। जेनजी एक विचार है, एक उम्र है। उस उम्र, जिस उम्र के अंदर प्रश्न ज्यादा होते हैं, उत्तर के ऊपर भी प्रश्न होते हैं, और कई बार हम जब अपने उत्तर देते हैं तो उस उत्तर के अंदर से बार बार प्रश्न निकाले जाते हैं। इस विचार को समझने के लिए आपको अपना बड़ा दिल और बड़ा दिमाग चाहिए होता है। आप ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विचार को समझा और उनके सामने अपना सर भी झुकाया कि जो भी आपकी मांग है, निर्णय क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन कौन गुनहगार था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो बात का सब्जेक्ट है। हम पहले आपके सामने अपना सर झुकाते क्योंकि आपके पास प्रश्न के ऊपर प्रश्न है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि उस विचार को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक सर्वाइवल करना, ये कुछ विपक्षी दलों ने सोच लिया है कि अब मेरी जो उम्मीद है ये जनजी बचे। और जनजी में भी कहां पर, जहां पर परीक्षाओं के अंदर कहीं ना कोई लीक हुआ, कोई धांधली हुई। अब धांधली और लीक के ऊपर भी जो पहली बार कड़ा कानून बनाया वो हमने बनाया, जिसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, इसी विपक्षी दलों ने विरोध किया। और चिदम्बरम साहब ने क्या बात बोली इसके ऊपर? चिदम्बरम साहब ये कहते हैं कि भाई कानून बनाने से बेहतर ये होगा कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाए कि पेपर लीक ना हो। हम भी चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, लेकिन कानून नहीं बनने देंगे, इसका मतलब आप गुंजाइश दे रहे हैं। आपने एक बात तो सोच लिया, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो हमारी राजनीति प्रोपेल नहीं करेगी। नहीं राजीव जी, मैं आज की तस्वीरों पे बात कर रही हूँ। कैसे बढ़ेंगे? मैं आज की तस्वीरों पे बात कर रही हूँ राजीव जी। आज अगर बिहार में विपक्ष खड़ा होता है, अगर वो छात्रों की मांग उठाता है, युवाओं की नौकरी की मांग उठाता है, तो आप उसके ऊपर वाटर कैनन चलवा दीजिएगा। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं गलत? नहीं,
ये नहीं चाहते, मीनाक्षी जी नहीं चाहता कोई युवा। ये कौन, ये युवाओं की मांग नहीं कर रहे हैं, ये वो मरे हुए राजनीतिक दल हैं जो जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर युवाओं की मांग कर रहे होते तो ये बैठ करके बात करते, कुछ सुझाव लेकर के आते। ये तो बैठने को भी तैयार नहीं होते। आप बताइए ना, पूरे सेशन के अंदर बैठे कहां हैं ये सेशन के बाहर बैठते हैं, अंदर एक संवाद नहीं कर सकते। ये संवाद वाले लोग नहीं है, ये तो वो लोग हैं चाहते हैं कि हम पर वाटर कैनन आए ताकि आप लोगों के टीवी में इनको फुटेज मिले। ये चाहते हैं हमें पुलिस पकड़ के ले जाए ताकि हम अगले दिन हमारी ठीक, मैं आरजेडी से इस पर मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ। जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जेन ज़ी में अपना राजनीतिक ईंधन तलाशने की कोशिश कर रही है इस वक्त आरजेडी। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब ईंधन की कमी होती है तो फिर विपक्ष सड़क पर उतरता है और संवाद किसी भी लोकतंत्र के प्राणवायु की तरह होता है। लेकिन इस सरकार की कोई भी मंशा नहीं रही कभी भी डायलॉग की। और देखिए, देश का भी सदन हो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अदालत पे ये कह रहे हैं कि आज का जो लोक भवन मार्च या तो मार्च था वो किन विषयों को लेकर था। साधन स्थिति में कोई भी जयंत जी मैं आपको रोक रही हूँ, उसके पीछे कारण यह है कि जब आपने कहा कि ये छात्रों के विषय को लेकर मार्च था आपका, तो दिन बहुत देरी से नहीं चुन लिया आपने। जब जंतर मंतर पर छात्र बैठे हुए थे तब तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? जब बिहार विधानसभा चल रही थी तब तेजस्वी यादव जी ने ये विषय क्यों नहीं उठाया? जब AK-47 चल गई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, तब आप छात्रों की मांग उठा रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन खाया है। अच्छा, तो मेरा तो है ना, बस सबको आप अनशब्द बोलने दें। आप पूरी अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरे प्रश्न जो है उनका उत्तर देते हुए। जी। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी जी अगर बिहार में ना हो तो क्या वहां के गृह विभाग को इस बात विवेक लोप हो जाता है कि साधारण स्थिति में किसी सूरत में AK-47 का प्रयोग प्रदर्शनकारी छात्रों पर नहीं किया जा सकता? तो क्या हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बाबत कोई भी, मेरे ख्याल से जिज्ञासु जी मुझे आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज लगातार कट के आ रही है। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत कॉन्टेक्स्ट में बात जाए, बात समझ में नहीं आ रही है, बात समझ में नहीं आ पा रही है। उसको फिर से पीसीआर रिकनेक्ट करवाइए। मीनाक्षी जी एक छोटा सा इंटरप्शन, बोले। एक और छोटा सा एग्जांपल मेरे पास हो रहा है, वो उसके बाद आप डिबेट करेंगे तो और सार्थक हो जाएगी वो डिबेट। आप ये सोचिए, किसी की मृत्यु होती है तो घर वालों को दुख होता है, आप उसे शमशान घाट में लेकर के जाते हैं और उसके बाहर भी एक दुकान होती है जो शायद कफन भी बेचता है, शायद वो बाकी चीजें भी बेचता है। वो इंतजार करता है कि अगर किसी की मृत्यु नहीं हुई तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। एक मेडिकल स्टोर में दवाई बेचता है, आपको ठीक करती है, लेकिन आप बीमार होते हैं वहां जाते हैं, आप खुशी से नहीं जाते हैं वहां पर। तो आप ये सोचिए, ये दोनों प्रोफाइल जो हैं इन राजनीतिक दलों ने अपने ऊपर ले लिए हैं। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आए ताकि हम उसमें हमारा राजनीतिक सर्वाइवल हो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, इनसे पूछिए कि जब हम कड़ा कानून लेकर के आ रहे हैं तो इन्होंने उस बात का विरोध क्यों किया? सत्ता ही देती है, वो इसीलिए किया ना, मौका सत्ता ही देती है। किसी की बॉडी आती चली जाए, सत्ता है, अगर वो बिना धांधली के परीक्षा कंडक्ट करवा ले तो विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं है, कोई मौका नहीं मिलेगा विपक्ष को। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बाकी मेहमानों को इंक्लूड कर लूं और अगर जयंत जी की आवाज ठीक आ रही है तो प्लीज मुझे बता दें। पीसीआर जयंत जी की आवाज क्लियर हो गई है? मीनाक्षी जी अगर आप मुझे सुन रही हो जी बोले जयंत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 200 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं विश्व स्तर पर। हम लोग 17 सर्कल में थे, जो शिक्षकों की बहाली हुई वो 2000 के बाद पहली मर्तबा बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेकर हमने बहाली की, ससमय उसके नतीजे जारी किए और उसमें कोई नतीजे में त्रुटि नहीं थी। क्या वजह है कि भाजपा सरकार में शामिल होती है और पेपर लीक होना शुरू हो जाता है? तो ये दरअसल इस पीढ़ी के साथ मजाक कर रही है सरकार। और मैं एक बात फिर दोहरा दूं कि सिवान की जिस घटना के ऊपर सबकी आपत्ति नहीं बल्कि वो अक्षम्य अपराध है, उसमें किसके आदेश पर वह सिपाही इस कृत्य को करने को बाध्य हुआ? वह एसपी का क्यों निलंबन हुआ?
डीएम की कोई बात, डीएम के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? क्या वहां का एसपी डीजीपी की बातों से बाहर है? क्या डीजीपी जो है वहां गृह मंत्री की बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते? ये कैसी सरकार चल रही है? सरकार को कुछ पता ही नहीं है। मेरे ख्याल सरकार मैं जैन जी थोड़ी बहुत आपकी बात समझ पा रही हूँ, थोड़ी बहुत दर्शक भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप जहां कहीं भी हैं वहां पर नेटवर्क ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। आप इसे थोड़ा पीसीआर ठीक करने की कोशिश करें। मैं धीरज जी आपके पास आऊं उससे पहले, चूंकि श्रीकांत जी इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, श्रीकांत जी ये आरजेडी कर क्या रही है? अभी मैंने उनके प्रवक्ता से सवाल पूछा कि जब विधानसभा सत्र होता है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन गायब होता है, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो बिहार में उसका नेतृत्व करने के लिए विपक्ष नहीं होता, भाकीपुर में चुनाव होता है तो आरजेडी दूसरे से खिसककर तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है और अब जेएनसी के नाम पर एक प्रदर्शन का अवसर तलाशती है। ये आरजेडी की कौन सी राजनीति है? देखिए, राजनीति को लेकर तेजस्वी यादव कितने सीरियस हैं ये तो देखने से ही पता चलता है। सदन अटेंड नहीं करते हैं, बांकीपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव होता है, उपचुनाव, और वो गायब रहते हैं। आखिरी क्षण में 2 दिन के लिए प्रचार के लिए आते हैं। और उनकी गंभीरता को लेकर, राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता को लेकर तो उनके दल में भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अभी भी वो उन्होंने जो ये किया है मार्च, राजभवन मार्च, बड़ा प्रभावशाली मार्च था, लेकिन इसको समय से अगर करते तो ज्यादा उनको फायदा होता और ज्यादा लोग गंभीरता से लेते। क्योंकि आपको पता ही है कि कब सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई थी छात्रों पर, और आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय रहते अगर वो करते इस तरह के आंदोलन तो ज्यादा फायदा मिलता। देखिए, जो आंदोलन शुरू होता है, किसी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं आंदोलन शुरू करना। आंदोलन तो जब व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी बढ़ती है तब अचानक स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू होता है। और मैं मानता हूं कि ये भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, और जब आंदोलन होता है तो उसमें नहीं, तो फिर इसमें आपका आकलन क्या कहता है श्रीकांत जी? क्या एक मौका जो तेजस्वी यादव को मिलने वाला था वो सम्राट चौधरी ने मौका उनसे छीन लिया? क्योंकि इससे पहले कि प्रदर्शन जोर पकड़ता, परीक्षा की तिथि अनाउंस हो गई। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार ने भी जो मांगे थी वो मान ली। कमेटी बन गई कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आगे से लीक ना हो, परीक्षा में कोई धांधली ना हो। और बिहार में भी उनकी मांग थी कि AK-47 छात्रों पर चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, तो डीएमएसपी को पहले ही बदल दिया, और सिपाही तो सस्पेंड हो ही चुका है। तो तेजस्वी यादव जो भी एक्शन ले रहे हैं वो देर से ले रहे हैं। अगर समय से एक्शन लिए होते तो क्रेडिट उन्हीं को मिलता। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को राजनीति को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखानी होगी और बिहार पर ज्यादा समय देना होगा। बिहार में ज्यादा समय देंगे तभी लोग गंभीरता से उनको लेंगे, क्योंकि बांकीपुर चुनाव में तो उनका MOI समीकरण, जिसके बलबूते पर उनका शासन रहा है बिहार में 10 साल 15 साल, वही हिल गया है। तो अब तेजस्वी यादव एक्शन में है बांकीपुर चुनाव के नतीजे के बाद, लेकिन ये कब तक सक्रिय रहेंगे, कब तक एक्शन में रहेंगे, ये इस पर आगे का नतीजा निर्भर करेगा। कब तक वाले सवाल का जवाब तो जयंत जी ही दे पाएंगे। कब तक? मीनाक्षी जी, मैंने श्रीकांत भाई को पूरी तन्मयता से सुना, उनका बड़ा सा पर, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाए जरा, इस मत के नहीं है। इसीलिए हमने पर्याप्त समय दिया कि सरकार निश्चित तौर पर वहां पर न्याय सुनिश्चित करेगी, लेकिन सरकार ने जब ऐसा नहीं किया और वहां के अधिकारियों को निलंबित नहीं किया तो मतलब क्या होता है भी जानते हैं श्रीकांत भाई, आपके तो बड़े भाई डीजीपी रहे। क्या डीजीपी की बातों से बाहर कोई एसपी अपने मन से कोई कर लेगा, या एसपी बातों से या डीएसपी की बातों से इधर कोई ऐसे कोई सिपाही चला देगा AK-47? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। दूसरा, जहां तक नेता प्रतिपक्ष की सक्रियता की बात है, जब इस तरह का कुछ भी हुआ है वो हमेशा सड़क पर उतरे हैं, सदन में भी पढ़ा है। एक बार 2021 जैन जी, मुझे बहुत माफी के साथ कहना पड़ रहा है, आज दिन लग रहा आपके साथ नहीं है। बिहार की जनता नेटवर्क जो है बार बार इतना खराब हो रहा है कि मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। बड़ी चुनौती है। लेकिन धीरज जी बहुत बहुत पेशेंस के साथ हमें सुन रहे हैं। मैं JMM को भी अभी चर्चा में इंक्लूड कर लेती हूँ। भैया, आपकी सरकार की स्थिति तो बड़ी दुविधा वाली हो गई है। जब तक छात्र मांग नहीं मान रहे थे तब तक आप परेशान थे। आज आपने छात्रों की मांग मान ली है तो जिन्हें नौकरी मिल गई थी अब वो परेशान है। इधर कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, और आपने भी बड़े शानदार तरीके से सीता कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी है। देखिए मीनाक्षी जी, सरकार को संवेदनाओं के साथ ही काम करना चाहिए। सरकार
जो लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी का भी यही काम है कि वो बैलेंस बना के चले जब भी टकराव की स्थिति हो। तो अगर जब इस तरह की टकराव की स्थिति हो, सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प ना बचे, तो सरकार को उस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं जो झारखंड में लिया गया। मीनाक्षी जी, हमने आपसे पहले भी चर्चा कई बार हमारी हो चुकी है, कई बार आपके साथ मैं पैनल पर जुड़ा हूं। हमने कहा था कि सीआईडी के जांच रिपोर्ट आ जाता और जांच रिपोर्ट आने के बाद ये निर्णय लिया जाता कि क्या गलत है, क्या सही है, कितने लोग उसमें गलत तरीके से एसएससी सीजीएल में पास हुए हैं, और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग माननीय कोर्ट को अवगत कराते, माननीय कोर्ट उस पर फैसला लेती। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट से ही नियुक्तियां एसएससी सीजीएल में हुई है, तो सरकार इस नियुक्ति को रद्द नहीं कर सकती है। लेकिन जो सवाल आज हमने देखा कि बिहार के प्रकरण में तेजस्वी यादव जी से पूछा जा रहा है, यही सवाल अगर शायद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा होता नेशनल चैनलों पे, तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। ये सच है कि जब चावल में कंकड़ मिल जाए तो हम लोग कंकड़ निकालते हैं, पूरी चावल को नहीं फेंकते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जेपीएससी है। और टीआरई एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है, आप ही बताइए। नहीं, टीआरई एग्जामिनेशन के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग रीजनल पार्टी हैं झारखंड में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम बहुत सोच समझ कर प्रश्न उठाते हैं। आपने कहा ना कि नेशनल मीडिया को आपने इसमें इन्वॉल्व किया, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने दर्शकों को भी एजुकेट करूं और जिनके पास ये जानकारी नहीं है उन्हें भी बताऊं। टीआरई में शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया है, टीचर्स, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। चलिए आप ही समझा दीजिए। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है वो, उसका 4 नंबर नोटिफिकेशन होना था जो अप्रैल में संभावित था, लेकिन अभी हुआ है। वो मांग जायज थी, सरकार ने सुनी और त्वरित नोटिफिकेशन उसका हुआ। सरकार परीक्षा कराएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, मुस्तैद होकर। एक उदाहरण देना चाहता हूं, वो 70वीं बीपीएससी, उसमें विचार है कि क्या विचार सरकार करेगी, लेकिन उसमें कुछ है नहीं बचा हुआ। जो एक जायज मांग थी उसको मान लिया गया है। मेरा एक प्रश्न अलग है। मुझे तेजस्वी यादव को छात्रों के प्रदर्शन में देखकर बड़ा दर्द होता है। अरे नौकरी के बदले जमीन खा गए जो पूरा परिवार रेलवे का, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया वो AK-47 डमी लेके घूम रहा है। कागज कलम दवात लेके घूमते तो मैं स्वागत करता, पीठ थपथपाता। अगर किसी से एक गलती हुई है कहीं, उसको निलंबित किया गया है, उस पर आप सब लोग AK-47 उठा के घूमने लगेंगे। अद्भुत, पहले लाठी उठा के घूमते थे, तेल पिलावन लाठी दिखावन रैली होता था बिहार में, गरीब रैली हुआ था, यही रैली का नाम था, लाठी लेकर के। कलम कभी नहीं दिया किसी के हाथ में। तो जिनका यकीन कलम में नहीं है वो घूमे लेकर AK-47। अब सवाल है, क्या बिहार सरकार छात्रों की मांग को लेकर सजग, मुस्तैद और प्रोएक्टिव है कि नहीं? बिल्कुल है, 100% है। बिहार में कोई भी घटना घटती है उसकी जांच होती है, न्याय देने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सरकार है, इसको ध्यान रखिएगा, और हमारा कमिटमेंट हमेशा रहेगा। वाली लाठी वाला दौर तो जा चुका है, वो जा चुका है, लेकिन वो चरित्र नहीं गया इनका। देखिए ना, 47 लेके खड़े हो गए वालों के लिए ये खड़े हो रहे हैं। नहीं, 47 लेके, वो डमी AK-47 अगर दिमाग में आता, बड़े बड़े कलम बना लेते, कागज बना लेते, दावात बना लेते कि हम छात्र हैं, हम पर हमला ना करो, मैं स्वागत करता, निजी रूप में भी करता और सार्वजनिक रूप में भी करता। नौकरी के बदले जमीन, मुंह नहीं खोलेगा, सब बेल पर है राउज एवेन्यू कोर्ट से, एक जवान नहीं खोलेगा इन लोगों का। अब एक सवाल, उनका एक और मांग है डोमिसाइल को लेकर के। देखिए, वो नीतीश कुमार जी ने मैनिफेस्टो में दिया था और उसको स्वीकार कर लिया गया है। 85% सीट जो है अब भी बिहार के ही लोगों के पास है, तो इसमें किसी को किंतु परंतु नहीं करना। और 15% जो बचता है उसमें बिहार के सामान्य वर्ग के लोग हैं, थोड़े बहुत लोग हैं। तो एक प्रोएक्टिव सरकार जो छात्रों के प्रति, चूंकि वहां छात्र आंदोलन से ही निकले हुए सारे नेता हैं, लालू जी हैं, नीतीश कुमार हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बिहार में छात्रों के प्रति हमेशा सरकार संवेदनशील है जी, और आगे भी रहेगी। जी, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं जैन जी आना तो चाहती हूं आपके पास, लेकिन नेटवर्क का इतना इशू है। धीरज जी, अपनी बात रख लें आप। 28 मिनट के पेशेंस के बाद 28 सेकंड मीनाक्षी जी मिला। टीआरई के बारे में अगर जानकारी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी चीजों पर नहीं बोले। नहीं, बोलिए। हम नेता जदयू को सुन रहे थे, नेता हमारे प्रवक्ता बीजेपी को भी सुन रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट को भी हमने सुना। मेरा मानना है कि पेपर लीक या पेपर से रिलेटेड मुद्दा, जो भी परीक्षा से रिलेटेड मुद्दा, वो किसी एक राज्य का नहीं है,
हम बार बार ये बात वो दोहरा रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी समस्या बना है। ये उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह, बिहार हो, हर जगह ये समस्या देखने को मिल रही है मीनाक्षी जी। और इसका सॉल्यूशन पर हम लोग नहीं चर्चा करेंगे तो छात्र रोड पर उतरेंगे, चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो। आप टीआरई का नोटिफिकेशन जो अप्रैल में होना था, आप सितंबर में जब ये अभी आज आंदोलन होने लगा आपने नोटिफाई कर दिया, वो अलग विषय है। लेकिन बीपीएससी 70 पर भी वहां पे सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी में 11 परीक्षा पर धांधली का आरोप है, उस पर भी वहां पे लोग आरोप लगाए हुए हैं। जब आंदोलन के लिए छात्र उतरेंगे तभी हम लोग सजग होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जहां अपने पार्टी से क्यों नहीं कह रहे थे? ये अपने पार्टी से कहते कहा जा रहा था। आप अपनी पार्टी से कहते ना। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी से बाहर निकलना होगा। मैं प्रभु करबद्ध प्रार्थना करता हूं, सीट बेचना और पेपर लीक होना दो अलग मसला है। पार्टी के बहुत बड़े वफादार हैं, सिर्फ पार्टी पर ही रहना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा आपको निजी पार्टी को सलाह देनी चाहिए, ये वाली जो आपने कहा अभी। नहीं, सलाह हमारी पार्टी को आपने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। अब आपको दिखा के सलाह मैं समर्थन करता हूं उसका। झारखंड में देखने आए थे क्या? मैं समर्थन करता हूं आपने जो कहा। सलाह के पार्टी इतने निर्णय तक थोड़ी पहुंची है। धीरज जी, आपने जो कहा ना कि छात्रों के लिए काम करना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। नतीजा है सत्यप्रकाश जी, उसी सलाह का नतीजा है बहुत लेट है। झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। सलाह का नतीजा है आपके? 17 परीक्षाओं पर सीआईडी हास्यास्पद है। अगर आपकी सलाह का नतीजा है तो ये छात्रों के आंदोलन का मखौल उड़ा रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, अरे भाई छात्र युवा अपना मांग रखे। अब हम पार्टी के मान लीजिए प्रवक्ता है तो हम भी सलाह देंगे। चलिए ठीक है, क्रेडिट नहीं ले रहे। देखिए ना ठीक है, जीवी है ना हम क्रेडिट जीवी है, दोनों जीवी नहीं। क्रेडिट तो छात्रों को जाता है, इसमें कोई सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश भी ना करे, क्रेडिट तो पूरा छात्रों को जाता है। क्यों क्रेडिट लेगी? सरकार की जिम्मेवारी है। कोई अपना ये जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल को लेकर जो छात्र लगातार आंदोलनरत रहे, जिन्होंने भूख हड़ताल की, या जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को आप क्रेडिट दीजिएगा, ये क्रेडिट सरकार का नहीं है। जयंत जिज्ञासु जी, मैं उम्मीद करती हूँ अब हम आपको सुन पाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कायदे से जांच हो जाए नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के नियुक्तियों की, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। बिहार के सारे प्रतिभा संपन्न लोग नालंदा जिले में नहीं रहते, और पूरे सेक्रेटरीट का एक जाति विशेष के लोगों से भर दिया जाना भी कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। हाँ, वही मैं दूसरा ये कह रहा हूं कि जो प्रोफेसर की बहाली के लिए न्यूनतम अर्हता की परीक्षा होती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, उसको एनटीए कंडक्ट कराता है। और एनटीए अपने आप में इस देश के नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक है। अंग्रेजी, समाजशास्त्र और कॉमर्स के जो लोग थे, अभ्यर्थी, वो पूरा पेपर ही कैंसिल करना पड़ा इस सरकार को। तो ये सरकार आकंठ डूबी हुई है, और उसके चलते पीएचडी में एडमिशन में देर हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने हर विश्वविद्यालय का जो अपना एक विशिष्ट चरित्र था, जहां वो पेपर को तैयार करते थे प्रोफेसर, और उसी हिसाब से इम्तिहान लेकर उनको अपने शोध के लिए बुलाते थे। तो पूरी व्यवस्था केंद्रीयकृत करने का एक घिनौना काम कर रही है, और इनको सेना को इन्वॉल्व करना पड़ता है पेपर को कराने के लिए। ये कितने बहादुर लोग हैं और कितने ये प्रतिभा संपन्न लोग हैं, इसी से आप अंदाजा लगाइए। तो हमारी यही कामना है कि हम सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करें, और एनटीए पर सवाल है, पारदर्शिता की गारंटी पर यह सवाल है। राजीव जेटली जी, हो एक परीक्षा की अभी मांग है वहां के। नहीं, मैं तो देखिए पूरी सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, और आप सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक व्यवस्था होनी चाहिए। और जो मांग कर रहे हैं उस मांग के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हमने करी, लेकिन समर्थन नहीं मिला, हमें किसी का समर्थन नहीं मिला। और मुझे याद आता है कि जब हमारी सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार थी, यही अलायंस पार्टनर, एक सेकंड, लेकिन ये एंटी पेपर लीक बिल पर तो आपको सभी विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश और बिहार के विधायकों ने समर्थन नहीं दिया था, राज्यपाल को मांग पर सौंप रहे थे। राजीव जी की बात आ जाने दीजिए, राजीव जी की बात आ जाने दीजिए। ये जो पेपर लीक बिल पर आपको विपक्ष का भी समर्थन मिला, राजीव जी, ऐसा नहीं है कि विपक्ष का समर्थन नहीं मिला आपको बिल पर? सभी लोगों ने नहीं, देखिए हमने जो किया है वो तो सबके सामने। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, यही बिहार, यही यूपी, यहां पर जाति आधारित नियुक्तियां की जाती थी। 5-5 फुट के अंदर पुलिस वाले जब यहां भर्ती हो जाते थे, बताइए, ये तो बड़ी बड़ी खबरों के अंदर खबर बनी थी।
कि 5 फुट कोई मापदंड है क्या किसी को पुलिस की एंट्री देने के लिए? केवल जाति आधारित मूर्तियां होती थी और सबने देखा कैसे उगाई होती थी यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले बात रख भी देखी है आप पैसा लेकर के नौकरी देते थे, ये बात बोल रहे हैं। बहुत आपकी आपत्ति से फर्क नहीं पड़ता मुझे, आपकी आपत्ति से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपकी आपत्ति से फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि ये जानकारी सबके पास है। लोग नहीं मिलते, एक एक करके आप उनके क्षेत्र पर करिएगा। नहीं, बिहार और यूपी उन्होंने बोला। धीरज जी आप अपना धीरज मत खोइए, धीरज जी आप अपना धीरज मत खोइए। उन्होंने यूपी और बिहार की बात की है, यूपी और बिहार की बात हुई है, झारखंड की नहीं हुई है। भाई एक पुलिस का मापदंड तय है, जहां जिस प्रदेश के अंदर जो मापदंड तय हुए हैं उस पर, अरे सुन तो लीजिए, अरे भैया बात सुन लीजिए, जहां जिस प्रदेश में जो मापदंड तय किए गए हैं वो मापदंड तय करके तो नियुक्ति नहीं कर सकते ना आप लोग। अरे मेरी बात को आप सुनिए तो पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टार भारत में आप जाते हैं, उनका नाक पतला होता है, छोटा होता है, कहाँ नाक कीजिएगा। झारखंड में आप ये चारित्रिक विशेषणों पर मत जाइए धीरज जी। झारखंड में नाक में घुस जाएंगे, कभी मुंह में घुस जाएंगे। राजीव जेटली जी की बात पूरी आ जाए। हाँ राजीव जी बात पूरी कर लें आप। हाँ मैं आपसे कह रहा हूं जिस प्रदेश का जो मापदंड तय होता है, अगर उस मापदंड को तोड़ देंगे तो इंची लेकर के आप तो थोड़ी फिरेंगे ये कितने फुट का और ये कितने फुट का है। पुलिस का जो मैनुअल बना हुआ है, जो नियुक्ति का मैनुअल बना है, जो प्रोसीजर एसओपी बना है, क्या उसको तोड़ देंगे क्या? ये टीवी पे बैठ करके इनके प्रवक्ता या इनके नेता बोलते हैं जी हमारे यहाँ पे कद छोटे होते हैं या वहां पर कद बड़े होते हैं। तो आप ही के प्रदेश का पुलिस का मापदंड है, उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप? अब मुद्दे की बात यहां पर यह आती है, देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता मैं। जितनी देर तक इस विषय पे बोलूंगा उतनी देर तक ये लोग जिंदा रहेंगे, ये उतनी देर तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद ये मर जाएंगे। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इनके पास कुछ नहीं रह जाएगा बोलने के लिए, क्योंकि इनका सर्वाइवल इसी बात से हो रहा है। हम इस प्रॉब्लम को परमानेंट खत्म करना चाहते हैं और ये से जिंदा रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये फर्क है इनमें और हमारे में। अब मैं एक बात बोलता हूं कि क्या ये सब लोग सामूहिक रूप से इस बात के लिए एग्री करते हैं कि भाई हमें एक अच्छा कड़ा कानून चाहिए, या करते थे? इसका जवाब इनसे एक बार ले लीजिए, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चाहते थे कि नहीं चाहते थे? अब किसी ने नकली ठीक है राजीव जी आपकी बात आ गई। श्रीकांत प्रत्युषी मुझे ये बताएं कि ये जो बार बार अभी जो सत्ता में है उनके प्रवक्ता कहते हैं कि ऑक्सीजन दरअसल जेनजी से विपक्षी दलों को मिल रही है, फिर चाहे वो जेएमएम की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, बिहार की आज की परिस्थिति क्या है विपक्ष की? देखिए बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं। तेजस्वी यादव बाकी कुछ चुनाव के बाद एक्शन में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके पास करीब 25% का एक बड़ा वोट बैंक का चंक है। उतना बड़ा चंक किसी भी पार्टी के पास नहीं है, और उसी एमवाई समीकरण की बदौलत के पिताजी 15 साल तक बिहार पर राज करते रहे। तो तेजस्वी यादव राजनीति को लेकर गंभीर हो जाए तो अभी भी वो कमजोर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भले सीटें कम मिली हैं, वोट उनको पिछले विधानसभा चुनाव में भी ठीक ठाक मिले हैं, लेकिन जब तक जंगल राज के नैरेटिव से बाहर वो नहीं निकल पाएंगे, जब तक वो एक सीरियस नेता की छवि अपनी नहीं बना पाएंगे, तब तक कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। श्रीकांत जी, जब शिक्षा की बात तेजस्वी यादव करते हैं तो क्या जेएनयू अपने आप को उनसे एसोसिएट करेगा? वही तो बात है। देखिए जेएनजी का जो आंदोलन है ये बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है और ये अपने मुकाम तक पहुंचेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो इसके खिलाफ जाएगा वो मिट जाएगा, जो इसके साथ रहेगा तो भी सबको फायदा मिलने की गारंटी नहीं है। फायदा उसी को मिलेगा जो जेएनजी के नजर में भरोसेमंद होगा। तो जेएनजी के नजर में कौन भरोसेमंद होगा? जो पढ़ा लिखा हो, जो विजन वाला हो, जो बदलाव कर सके, जेएनजी के सपनों को साकार कर सके। तो इस आंदोलन का फायदा वही लोग उठा पाएंगे जो जेएनजी के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपने तो श्रीकांत जी ऐसी बात कर दी, तो फिर ये पैमाना यदि आप रखिएगा तो सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों में मैं किसकी तुलना करूं? फिर तो मैं बोलूंगी प्रशांत किशोर के पास आज जमीन इसलिए तैयार हो गई है क्योंकि शिक्षा हो, व्यवस्था हो, रोजगार की बात हो, फिर तो जनता उनसे ज्यादा एसोसिएट करेगी। बिल्कुल, इस तरह के आंदोलन होते हैं तो जनता ऐसे ही लोगों के साथ एसोसिएट करती है। बड़े बड़े नए नेता उभर कर सामने आएंगे हर दल में, हर जगह से, आप देखिएगा। और जो जेएनजी
की नजरों में फिट दिखेगा उसी का साथ जेनजी देगा ना। और जेनजी का आंदोलन का जो उद्देश्य पवित्र है, अब उसके साथ इस आंदोलन के पीछे गलत लोग भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री ने समझ लिया कि जेनजी का आंदोलन का क्या मतलब है और तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया गया और देखिए कमेटी बन गई परीक्षा को लेकर। तो सरकार गंभीरता से ले रही है, समय से एक्शन में है। तो अगर सरकार छात्रों के शिकायतों को एड्रेस कर देगी तो आंदोलन थम भी सकता है। अगर एड्रेस नहीं कर पाएगी तो ये आंदोलन बहुत आगे भी बढ़ सकता है और बढ़ेगा आगे तो कौन उड़ेगा। आज आरजेडी को दरअसल मैं बहुत इन्वॉल्व करना चाह रही थी क्योंकि मसला बिहार का मैंने उठाया था, लेकिन ऐसी चुनौती आ गई के बाद ढंग से। हाँ बोलिए जैन जी। एक बात कह दूं? बिल्कुल कहिए। मीनाक्षी जी, श्रीकांत भाई ने इस डिबेट को बहुत दिलचस्प मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। मैं कह रहा हूं कि ये डेमोक्रेसी है, मेरिटोक्रेसी नहीं है। और किसी के फॉर्मल एजुकेशन से उसकी दूरदर्शिता सामने आए, ये अनिवार्य रूप से कोई सच स्थिति की तरफ हमको नहीं जाता है। नहीं तो के कामराज केरल के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन मध्याह्न भोजन कौन से बिहार के नहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री में कह रहा हूँ, तमिलनाडु के माफ करेंगे। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आज बिहार के गांव में चिराग पासवान जी, निशांत कुमार नेतृत्व की शिक्षा पर बात नहीं हो रही है। नेतृत्व कैसी शिक्षा व्यवस्था को जन्म देगा, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा, बात उसकी है। नेतृत्व क्या नहीं, होल्ड ऑन। नेतृत्व अगर अपने कृतित्व से नौकरी के बदले जमीन खाएगा, बात उसकी भी होगी। कागज कलम दबात की जगह बंदूक और लाठी लेकर हाथ में चलेंगे तो कैसा मैसेज देना चाह रहे हैं आप? गांधी के देश में अगर बंदूक की गोली चली तो गांधी ने क्या सत्याग्रह किया? गांधी जी ने तलवार और बंदूक लेकर गांधी जी नहीं निकले थे। और 74 के भी छात्र आंदोलन में कोई गोली और बंदूक लेकर नहीं निकला था, जबकि उसमें छात्रों पर गोली चलाई गई थी। आपका कृतित्व, आपका नेतृत्व, आपकी जो आज की वो AK-47 वाला चरित्र है ना, वो बिहार की जनता भी समझती है, देश की जनता समझती है। मैं बिल्कुल आपको साधुवाद देता यदि आप लगातार छात्रों के लिए हितों में कोई कार्य करते रहते। आपने कभी अपनी राजद की परिभाषा में यह साबित नहीं किया कि आप छात्रों के हितों के प्रति कोई एक आपका कर्तव्य बचा हुआ है। आज आपकी सरकार में ही साथी जो है वो आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान किसके लिए लेटर लिख रहे हैं? सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के और आगे भी सरकार लेक्चरर की भर्ती के लिए चिराग पासवान को लेटर क्यों लिखना पड़ रहा है? छात्रों के लिए जो भी संभव होगा सरकार प्रोएक्टिव होकर काम करेगी। आप ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन की सरकार में बैठे हुए हैं। धीरज जी बोले। जैन जी की आवाज फिर कट के आ रही है। धीरज जी भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे थे कि 5 फीट की हाइट पर, तब मैंने आपत्ति जताई थी मीनाक्षी जी। आपत्ति इसलिए जताई थी कि भारत विविधताओं से भरा देश है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जलवायु के कारण या कह सकते हैं कि जेनेटिक होने के कारण, डिरेल कर रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे रोकना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये आप गलत कह रहे हैं। बिहार में पुलिस की भर्ती का मापदंड क्या होगा? वो हरियाणा का मापदंड नहीं हो सकता, यूपी का मापदंड नहीं हो सकता, वो असम का नहीं हो सकता, ना जम्मू कश्मीर का हो सकता है। धीरज जी देखिए, आप डिरेल मत करिए। मैं तो आज जो सत्ता में उनसे भी सवाल पूछ रही हूँ कि चिराग पासवान इनकी पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश करें। धीरज जी, मैं केवल उस व्यवस्था की बात कर रही हूँ जिसके नेटवर्क में सिंडिकेट बैठ जाता है। आप उस पर बात रखिए अपनी। धीरज जी नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं। अब ये लोग तीनों बोले, आप बोलिए, मैं चुपचाप सुन रहा हूं। आप गलत कॉन्टेक्स्ट देंगे और धीरज जी मैं ये जनता तक जाने दूंगी, ये गलत कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा ना। 5 फीट हाइट पर बात कर रहे थे तो इनको कौन ठीक करेगा? क्यों 5 फीट हाइट दिया गया? अरे भैया, हाँ, तो मैंने आपसे बोला निकालिए अपना। आप अभी झारखंड का मिनिमम पैरामीटर निकालिए अपना, पुलिस का भर्ती का, बिहार का निकालिए, यूपी का निकालिए और उसके बाद भर्तियां बताइए किस आधार पे हुई थी। और बताइए कि मुद्दा यह है कि आप बात को दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये आग लगी रहे, मुद्दे की बात ना हो पाए और जो बात मैंने की वो बात आपके समझ में आ गई उसके बावजूद। अरे सर, राजीव जी और धीरज जी दोनों की आवाज एक दबाइए। ये पोटैटो एंड पटैटो वाली थ्योरी नहीं चलेगी। बात आप दोनों एक ही कर रहे हैं।
हर राज्य का अपना मापदंड और अपना पैमाना होता है, उसी पैमाने के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पुलिस में तय होती है। लेकिन सवाल यह है कि भर्ती प्रक्रिया तो निष्पक्ष हो, फिर चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, गुजरात हो, पंजाब हो, राजस्थान हो। सवाल बस इतना भर का है, आखिर गड़बड़ कहां है, और गड़बड़ अगर कहीं हो रही है तो वहां का जो छात्र है, वो जेनजी है, वो किसके साथ खड़ा है। आज चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।